हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा रिकैप आपको देना चाहूँगी। लास्ट क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया था दैट क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो शायद क्योंकि मैंने वहाँ पे चार्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया था तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, जो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक स्पेस है और इस स्पेस में हमने एटम्स को अरेंज कर दिया, देन व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस में हमने क्या किया, एक स्पेस लिया, उसमें एटम्स को कनेक्ट कर दिया। अब उन्हीं एटम्स को आप कंबाइन करो इन एनी शेप, लाइक रेक्टेंगल में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, तो वो आपको क्या देगा, इट विल गिव यू अ यूनिट सेल। देखिए जैसे दिस इज ये एक स्पेस था, मैंने एटम्स कनेक्ट किए, देन इट इज फॉर्म्ड टू बी अ स्पेस लैटिस। इस स्पेस लैटिस में जब मैंने एटम्स को कनेक्ट किया we will get a unit cell। अब यूनिट सेल में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि यूनिट सेल्स के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, एक्सियल एंगल्स एंड एक्सियल लेंस। एक्सियल लेंस को आप एक्सप्लेन करते हैं ABC से, और जो एंगल्स होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यूनिट सेल्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा वाला मैंने आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? यूनिट सेल देखिए, मैंने एटम्स को कनेक्ट कर लिया और इट विल गिव यू अ यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल मिला, यूनिट सेल का एक कैरेक्टर है दैट इट इज थ्री डायमेंशनल इन नेचर। तो यूनिट सेल जो है वो आपका थ्री डायमेंशनल ही है, बट इस यूनिट सेल में आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, तो ये आप क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इट इज सिंपल यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर भी आपके पास यूनिट सेल है जो कि थ्री डायमेंशनल है, बट इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, यहाँ पर एटम कॉर्नर्स पे है और साथ में हर एक फेस पे है। How much faces you have in a unit cell? We are having only 6 faces. You can easily observe in a room. अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो वो एक कमरे को आप सपोज कर लो कि वो यूनिट सेल है, तो ऊपर की छत और नीचे का फ्लोर, ये दो फेसेस हो गए, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, ये दो और दो मिला के चार, एक इधर वाला ले लो एक उधर वाला, तो टोटल मिला के 6 फेसेस हो गए। तो कॉर्नर्स पे भी एटम है और फेसेस पे भी एटम है। सो दिस इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट इज एंड सेंटर। एंड सेंटर में मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, बट किसी भी एक अपोजिट एंड पे एटम्स होंगे, तो लाइक मैंने एक टॉप पे बना दिया, एक बॉटम पे बना दिया, दिस इज योर एंड सेंटर। इसके बाद हम लेते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या था, कॉर्नर्स पे तो एटम थे ही थे, बट साथ में बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट था, सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड मैंने आपको नेक्स्ट ये फोर्थ वन वाला आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप यूनिट सेल में हर एक एज पे भी एक एटम बनाओ कॉर्नर के साथ साथ, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो है तो सारे ही यूनिट सेल, बट सारे यूनिट सेल में आप यू कैन इजीली ऑब्जर्व द डिफरेंस। देखिए एक ये है जिसमें कॉर्नर्स पे, एक ये है जिनमें कॉर्नर्स पे तो है ही है, as well as present at any other side, so it will get in the category of non primitive unit cell and this is in the category of primitive unit cell। तो I think इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल दो कैटेगरीज के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, नेक्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, उसको आप 4 भाग में आगे डिवाइड कर सकते हैं, और जो प्रिमिटिव है वो एक ही टाइप का होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिट सेल को आप क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड एंगल्स। हाउ कैन यू ऑब्जर्व? देखिए 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक, मैं किसी भी यूनिट सेल को क्यूबिक कब बोलूंगी, जब उसका ए बी और सी मतलब तीनों लेंथ बराबर है और जो एंगल है अल्फा, बीटा, गामा तीनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। फॉर एग्जांपल कॉपर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल, जिसमें ए और बी बराबर है बट बी
बराबर नहीं है। जबकि यहाँ पे एंगल्स जो है अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के बराबर भी है और तीनों 90 डिग्री के बराबर भी हैं, जिसमें कि हमारा आता है SnO2 एंड TiO2। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में ना तो A B के बराबर है ना ही B C के बराबर है, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट एंगल्स तीनों इक्वल हैं और तीनों किसके बराबर है 90 डिग्री के, जिसमें KNO3 या K2SO4 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में A B और C तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट अल्फा और गामा दोनों बराबर भी है और दोनों 90 डिग्री के बराबर भी है, बट नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब कि ना तो ये बीटा 90 डिग्री के बराबर है ना ही अल्फा और गामा के बराबर है। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक Na2SO4 10H2O या फिर आप लेड क्रोमेट भी ले सकते हैं PbCrO4। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है और एंगल्स भी यहाँ तीनों इक्वल नहीं है, ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल है। So you have CuSO4 5H2O which is triclinic। रोम्बोहेड्रल में A B C तीनों बराबर है, अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब तीनों बराबर तो हैं बट तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसमें आप NaNO3 ले सकते हैं या ICl ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल A और B बराबर है बट B इज नॉट इक्वल टू C। नेक्स्ट लेंथ अल्फा बीटा 90 डिग्री है एंड गामा इज 120, like you have cadmium, magnesium, zinc or zinc oxide, so you are having 7 different type of unit cell on the basis of lengths and angles। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि मैंने यूनिट सेल को 7 कैटेगरीज में, मैंने क्या बोलूं, जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जिन्होंने यूनिट सेल डिस्कवर किए उन्होंने उनको 7 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया। इसका रीजन ये है कि बिकॉज लेंथ्स और एंगल्स both of them are equal for each and every unit cell। अब यहाँ पे आप एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आप देख रहे हो A B C बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 डिग्री के भी बराबर, जबकि वही चीज अगर आप ट्राइक्लिनिक में देखते हैं तो ट्राइक्लिनिक में A B C तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। तो दोनों में देखिए इस पूरे 7 टाइप में जो क्यूबिक है इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल, इसमें सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, और जो ट्राइक्लिनिक है इसमें सब कुछ अनइक्वल चल रहा है। सो इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी नोट करके लिखवाया था, इट इज सिमेट्रिकल, और जबकि जो ट्राइक्लिनिक है दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जैसे क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आप क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो क्यूब, आप किसी भी यूनिट सेल को क्यूब कब बोलेंगे, जब A B C बराबर हो, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर हो। लेकिन अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बिकॉज ये कोई रूल नहीं है कि क्यूबिक इज ओनली प्रेजेंट इन अ प्रिमिटिव यूनिट पैटर्न, ये तो किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब डिस्कवरीज हुई उसके बाद हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई, कुछ चीजें पता चली, और क्या पता चला हमें कि जो क्यूबिक है, मतलब जो क्यूब यूनिट सेल है, उस क्यूबिक में हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ क्यूबिक में एटम सिर्फ कॉर्नर पे पाए जाते हैं, कुछ क्यूबिक में एटम्स जो है वो फेस सेंटर्ड पे भी पाए जाते हैं, कुछ क्यूबिक में एटम्स जो है वो बॉडी सेंटर्ड पे भी पाए जाते हैं। तो है तो तीनों क्यूबिक, बट तीनों में फर्क है कि कुछ सिंपल है, कुछ फेस सेंटर्ड है और कुछ बॉडी सेंटर्ड है। सो इन द क्यूबिक वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पैटर्न, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल। अब वहीं अगर आप टेट्रागोनल की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 वैरायटीज मिलेंगी, कि एक तो सिंपल हो गई और एक बॉडी सेंटर्ड हो गई। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप कोई सामान लेने चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप एक टी शर्ट खरीदने गए बाजार में, तो जब आप मार्केट में गए और आपने टी शर्ट ली तो आपको 2 टी शर्ट मिली, दोनों जो है वो एक ही साइज की हैं, लेकिन दोनों का जो पैटर्न है, दोनों के अंदर जो कारीगरी करी गई है, दोनों का जो प्रिंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आप एक बच्चा
बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए दोनों ही टी शर्ट परफेक्ट है, बट दोनों में फर्क क्या है कि उसको एक पसंद आ रही है, एक पसंद नहीं आ रही है। तो एक पसंद आने का कारण क्या है कि उसको जो उसका पैटर्न है वो उसको अच्छा लग रहा है, दूसरे वाले का पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है। तो मतलब साइज तो दोनों का ही सेम है, बट दोनों के अंदर पैटर्न अलग है। तो यानी एक ही साइज की दो वैरायटीज आपको मिल रही है, सेम एज यहाँ पे भी देखिए कि क्यूबिक है बट उसकी वैरायटी कितनी मिल रही है, 3। इसी तरह से टेट्रागोनल है, इसकी वैरायटी कितनी मिल रही है, 2। दिस इज फिक्स। और ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया है कि आपके जो टेट्रागोनल टाइप के यूनिट सेल है इसमें आपको 2 ही वैरायटीज देखने को मिलती है। इसी तरह से जब आप ऑर्थोरॉम्बिक में आते हैं तो आपको 4 वैरायटी मिलती है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। नेक्स्ट जब आप मोनोक्लिनिक में आते हैं तो आपको 2 और वैरायटीज मिलती हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। बाकी के जो 3 हैं, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल, तीनों में हमें सिर्फ एक ही वैरायटी मिलती है, मतलब एक ही पैटर्न है, वैरायटी है ही नहीं। तो दिस इज ऑल योर डिफरेंट पैटर्न्स प्रेजेंट इन योर यूनिट सेल। अब अगर मान लो मेरे पास ये 7 यूनिट सेल है, अब इन 7 की भी वैरायटी आ गई, तो जैसे क्यूबिक के कितने हैं, 3, तो आप क्यूबिक में कितने मान लोगे, 3 मान लोगे। इसके बाद अब टेट्रागोनल पे आए तो इसकी वैरायटी कितनी मिली आपको, 2। इस तरह से हर यूनिट सेल की अपनी खूब सारी वैरायटीज हैं। तो अगर मैं सारी वैरायटीज को कंबाइन कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल यूनिट सेल्स कितने टाइप के हैं। तो आप यहाँ देखिए कि आपके पास टोटल यूनिट सेल कितने टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, एंगल्स एंड वेरियस पैटर्न्स। तो अगर आप इन सबको कंबाइन कर ले, 3 इसमें, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अब यहाँ पे वी आर हैविंग 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पहले आप 7 ही बोलते थे क्योंकि आपको सिर्फ ये 2 ही पैटर्न्स के बेसिस पे यूनिट सेल पता थे, लेकिन अब आप कितने बोलेंगे, 14। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी अब आपको वैरायटीज पता चल चुकी हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक लाइन लिखवाई थी नोट करके, क्या देखिए, the 14 different type of crystal system called Bravais lattice, called Bravais lattice। लैटिस बेसिकली किसे बोला जाता है, लैटिस पॉइंट्स होते हैं, अभी बताया था, और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके यूनिट सेल बनता है और उसी यूनिट सेल को बेसिकली क्रिस्टल बोल दिया जाता है। तो लैटिस बेसिकली हम क्रिस्टल को भी बोलते हैं। तो व्हेन 14 डिफरेंट, जब ये पूरे 14 आप कंबाइन कर लेते हो तो 14 डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है उनको कंबाइन करके क्या बोला जाता है, दिस इज बेसिकली योर ब्रेवियस लैटिस। अब हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक के बारे में विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबसे एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप वीडियो देखें तो हमेशा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ या जो लिखा हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें ताकि वो चीज आपको ढंग से समझ में आए। क्योंकि नोट्स भी अगर आप ले लेंगे फिर भी जो बोर्ड पे लिख के समझाया जाता है वैसे आपको नोट से भी उतना समझ में नहीं आ पाएगा। जो चीजें यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बीच बीच में आपको बताती हूँ दैट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो जब आप पढ़ते हैं वीडियो तो साथ के साथ उसको कॉपी में नोट करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। आप उसको बाद में भी देख सकते हो कि कुछ भी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको बाद में क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नोट नहीं करोगे और ऐसे ही बस सुन लोगे तो आप चीजें भूल जाओगे। तो इसीलिए यू मस्ट रिमेम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट it can be explained as like the total nearest neighboring atom present around any atom, that is basically called coordination number। अब आप इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि मान लो this is
योर एटम, मान लीजिए ये आपका एक एटम है, इस एटम के अराउंड मैंने 1 2 3 4 4 एटम्स मैंने और बनाए। तो जैसे कि ये आपका एक पर्टिकुलर एटम था जिसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कितना बताएंगे, इट इज इक्वल टू 4। 4 क्यों, क्योंकि इससे 4 एटम कनेक्टेड है। जैसे मान लो आपका घर है, दिस इज योर एटम, घर को मान लो आप एक एटम है, अब ये आपके घर के बगल में भी एक घर है बिल्कुल चिपका हुआ, और इधर के साइड भी एक घर है। तो अब आपका जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम, जो नियरेस्ट, अगर बोला जाए नियरेस्ट घर कितने हैं, तो आप कितने बोलोगे, 2। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल सटे हुए हैं आपसे। अब ऐसे तो आपके सामने भी घर होगा पर वो आपसे चिपका हुआ नहीं है, बीच में रोड भी तो चाहिए जाने के लिए, या ऐसे भी मकान देखें कि ये भी है और इससे एक चिपक गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए जैसे कि मान लो ये घर है, इसके बगल में भी एक घर है, इसके इधर भी एक घर है, तो व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द हाउस, इट इज इक्वल टू 2। इसी तरह से एटम का यूनिट सेल में हम निकालते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बस आपको उसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आगे आपको कैलकुलेशंस में काम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लिख देते हैं इट इज द नियरेस्ट नेबरिंग एटम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया सिंपल यूनिट सेल होता है, एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, एंड सेंटर होता है, एच सेंटर होता है। तो यहाँ तक तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि कुछ प्रिमिटिव हैं और कुछ नॉन प्रिमिटिव हैं, और दोनों में जो डिफरेंस आया है वो किस बेसिस पे आया, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर आप अरेंजमेंट एटम्स की अलग अलग कर देंगे तो आपके यूनिट सेल वैरी कर जाएंगे। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स आपको जो दिमाग में रखना है क्या, कि सिंपल यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो पिक्चराइजेशन है वो सबसे बेस्ट पिक्चराइजेशन है, वैसा आपको कहीं किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझना है तो यू कैन इजीली व्यू दैट पिक्चर जो आपकी बुक में सॉलिड स्टेट में दी गई है। अब वहां क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम होते हैं तो वो सब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, सब चिपके हुए होते हैं। जबकि अगर हम बात करें फेस सेंटर की, देखो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, लाइक फेस सेंटर बनाते हैं। दिस इज योर फेस सेंटर यूनिट सेल। अब ये फेस सेंटर यूनिट सेल में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, और कॉर्नर कितने हैं आपके 8, देख सकते हैं आप 8 है, और फेसेस कितने हैं 6, और अगर भूल जाओ तो कमरे में तो बैठोगे ही है ना, तो कमरा देख लेना, वो भी आपका यूनिट सेल है, एक तरह से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दिस इज योर 8 कॉर्नर्स, और फेस जो है वो आपके 1 2 3 4 5 एंड ये पीछे वाला 6, उसको मैं आगे भी बना सकती हूँ तो आप समझ जाना कि ये पीछे वाला है। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि ये जो एटम है कॉर्नर वाला, ये वाला भी कॉर्नर वाला एटम है, क्या ये एक दूसरे को स्टैक कर रहे होंगे? नहीं। क्यों? ये देखिए ये ना एक पिक्चर है, ये आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अब ये एक एटम है मान लो, ठीक है, ये एक दूसरा एटम है। अब क्या आप कभी भी अगर आप जैसे बॉल्स होती हैं, बॉल्स को अगर आप जैसे बॉल्स फैक्ट्रीज में से आती हैं बन के, फिर वो आगे फर्दर सप्लाई होने के लिए जाती है, तो बॉल एक टाइप से एटम की तरह ही है। अब जब आप बॉल को स्टैक करते हो, मतलब एक साथ सटा के रखते हो सप्लाई करने के लिए, तो क्या आप बॉलों के बीच में डंडे लगा लगा के रखते हो? ऐसा तो नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे? बस बॉल्स को इस तरह से स्टैक कर देंगे। अब ये भी देखो, मान लो ये एक बॉल है, तो बॉल के बीच में मैंने ये डंडा लगाया हुआ, पर ये डंडा होता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। दिस इज बेसिकली एज लेंथ बिटवीन टू एटम्स। जैसे ये दो एटम्स हैं और ये दो एटम, इन दोनों ने एक दूसरे को स्टैक किया हुआ है। अब आपको पता है यहाँ दिस इज ये इसका जो सेंटर है
और ये इसका सेंटर है। सो दिस इज द एज लेंथ ऑफ टू एटम्स, और इसी को आप बेसिकली यहाँ पे इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। तो जनरली ये लाइन कुछ होती ही है, दिस इज योर एज लेंथ, जो कि हम यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब आप बताइए, ये जो चार कॉर्नर वाले एटम हैं, इनके बीच में एक एटम बैठा हुआ है, तो बीच में होता है ना, एक जैसे मान लो एक चार बंदे बेचारे हंसी खुशी रह रहे थे, चार दोस्त, और एक आ गया उसमें फूट डालने वाला, तो वो क्या करेगा, चारों को अलग कर देगा, इसको भी भड़काएगा, उसको भी भड़काएगा, तो वो क्या चारों एक साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह समझ लो ये बीच वाला जो भड़काऊ एटम है, तो ये क्या करेगा, इन चारों को एक साथ नहीं रहने देगा, मतलब अब ये चारों एक दूसरे को स्टैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने सबको इधर से कुछ उसको बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया, तो अब वो चारों के चारों क्या हो गए, उसको अपना फ्रेंड मानने लग गए, एक दूसरे को छोड़ दिया, वही उनके लिए मेन हो गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली कि वो अपनी फ्रेंडशिप जो है वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो ऐसे ही ये भी हो गया, ये बीच वाला जो एटम है ये भड़काऊ एटम है, इसने इन चारों को भड़काया, चारों की दोस्ती तोड़वा दी और खुद सबका दोस्त बना बैठा है। तो ऐसे ही हाल है यहाँ पे भी, ये क्या हो रहा है, ये वाला एटम इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड होगा, लेकिन क्या ये चारों आपस में कनेक्टेड है, नहीं। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, एफसीसी, बीसीसी, एंड सेंटर, जितने भी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें कॉर्नर वाले एटम हमेशा जो उसका सेंट्रल एटम है, या जहां पे भी एटम्स जैसे यहाँ फेस में प्रेजेंट है, तो ये चारों जो है फेस सेंटर्ड से कनेक्टेड होंगे आपस में। कॉर्नर वाले एटम नॉन प्रिमिटिव सेल में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या, इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी आप अलग अलग लिख सकते हो, जैसे बीसीसी के लिए अलग, एफसीसी के लिए, एंड के लिए। इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉर्नर एटम्स डू नॉट स्टैक ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, जबकि किससे जुड़े हुए होते हैं, जो उनके बीच में होता है। अगर मान लो बॉडी सेंटर की हम बात करें, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, अभी हमने एक कॉर्नर से हटा दिया, फेस से हटा दिए सारे एटम्स, अब सिर्फ कॉर्नर पे है, तो अभी क्या है, ये सिंपल। लेकिन अगर मान लो मैं अभी इसमें बीच में बना दूंगा एक एटम, ये, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, ये पूरा एक बैठा हुआ है आठों के बीच में, वो तो एक चार में ही था, ये एक आठ में आ गया, तो अब ये आठों को अलग कर देगा। ये चार ऊपर वाले इसी से कनेक्टेड हैं और चार नीचे वाले भी इसी से कनेक्टेड हैं। क्या ये आठों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? नहीं है। तो बस यही याद रखना है आपको, इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉर्नर एटम डू नॉट स्टैक ईच अदर। वो किसको स्टैक करते हैं, जो उनके बीच में हो। बॉडी पे होगा तो बॉडी पे करेंगे, फेस पे होगा फेस पे करेंगे, एंड पे होगा एंड पे करेंगे। तो इस तरह से on the basis of different unit cell we get values. So next point is calculation. अब कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने तो बोला ये हम लेते हैं, दिस इज योर बीसीसी, ये क्या है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं इसको बीसीसी क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज दिस इज बॉडी, दिस इज सेंटर एंड दिस इज क्यूबिक। तो ये मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी आप प्रिमिटिव पढ़ो नॉन प्रिमिटिव पढ़ो, यहाँ पे हम कौन से टाइप का यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं, क्यूबिक, इसलिए सबके बाद सी आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक के लेंथ और एंगल्स अलग हैं। अगर आप कोई और यूनिट सेल लोगे उसके एंगल्स अलग हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्यूबिक पे ही फोकस करना है, बाकी हम किसी और के साथ डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, calculation of number of atoms in a unit cell। अब देखिए, अभी तक ये बीसीसी था, ठीक है। अब मैं एक जादू करती हूँ और मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल में, हो गया सिंपल। तो ऐसे छोटे मोटे जादू मैं कर लेती हूँ, आप भी कर सकते हो। दिस इज योर सिंपल यूनिट सेल। अब आप देखिएगा, अब आप कोई बहुत बड़ा जो है, आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। किस गलत फहमी में, अगर मैं आपको बोलूं दिस इज योर यूनिट सेल,
इसमें आपके पास टोटल एटम कितने हैं, तो आपको गिनती तो आती होगी, ना आए तो उंगलियों पे गिन लेना 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम्स हो गए आपके। आप तो 8 ही बोलोगे और मैं क्या बोलूंगी, ये गलत है क्योंकि इसमें 8 एटम्स नहीं है, ये सिर्फ आपको दिख रहे हैं, जनरली ये 8 नहीं है। अब ये 8 क्यों नहीं है, तो वही है यहाँ पे द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, मतलब कि क्या जो दिखाई दे रहा है क्या वो एग्जैक्टली है या नहीं है, तो वो नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज फेक, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है, देखिए जैसे सिंपल यूनिट सेल है, अब सिंपल यूनिट सेल में एटम दिख 8 रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी क्रिस्टल में सिर्फ एक ही यूनिट सेल होता है, नो, किसी भी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल नहीं होता। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए वी हैव टू स्टैक नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, लाइक आप एक यूनिट सेल लेंगे, फिर इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, इधर भी होगा, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, नीचे भी यूनिट सेल होंगे, तब जाके आपका एक क्रिस्टल तैयार होता है। तो यूनिट सेल, जो क्रिस्टल बनाने के लिए हमारा यूनिट सेल क्या है, बेस ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्योंकि ये एक बेस है, अब बताओ, देखो जैसे कि अगर हम इस तरह से यूनिट सेल बनाते हैं, अब आप इसके इधर भी बना सकते हो, इधर भी ऊपर नीचे बना सकते हो, तो ये इनडेफिनिट पैटर्न्स में चलेगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मान लेते हैं कि जो है आपका ये वाला यूनिट सेल हम ले लें, ये वाला यूनिट सेल ले लें। इस यूनिट सेल में आप देखोगे सेम, इसमें भी 8 एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये जो एटम है, क्या इसका पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी यूनिट सेल में है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, सोचिए क्या होगा, नहीं। तो अभी आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे ये एक आपका एटम है, ये एटम आप यहां देख पा रहे हो कि ये एटम इस यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ही एटम इस यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम ऊपर वाले यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम इस यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये कितनी जगह शेयर हुआ, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है आपका कि एटम तो एक ही है, बट जो कंट्रीब्यूशन है इसका, ये एक से ज्यादा जगह पर हो रहा है। तो अब कंट्रीब्यूशन का देखो, जैसे कि मान लो ये कमरा है, इस कमरे में अगर मान लो हमें कॉर्नर ले, सपोज दैट दिस वन इज द कॉर्नर। अब अगर ये वाला कॉर्नर आप लेते हो तो इस कॉर्नर के कंट्रीब्यूशंस कितने होंगे, एक तो जिस कमरे में मैं हूं, इस कमरे में भी इस एटम का कंट्रीब्यूशन है, इसके बगल वाले कमरे में भी इसी एटम का कंट्रीब्यूशन होगा, और जैसे दो कमरे इस लाइन, इस एक्सिस पे बने हुए, इसके बिल्कुल मेरे कमरे के पीछे भी एक कमरा होगा। तो जैसे दो कमरे इस लाइन में है, इसके पीछे भी दो कमरे, टोटल मिला के बेस में मान लो 4, ऐसे ही 4 ऊपर भी होंगे। तो ये एटम तो एक ही है, लेकिन इसने कितनी जगह कंट्रीब्यूट किया, 8 कॉर्नर्स में। देखिए जैसे ये है, अगर मैं इसको और एक्सपैंड कर दूं, मैं इसे पीछे की तरफ और ले जाऊं, ये 2 थे, ये 2 है, इसके पीछे भी 2 है, ऐसे ऊपर 2 है, इसके उधर भी, यहां पर भी 2 है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये एटम जो था यहाँ पे, इस एटम ने इस यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट किया, इस वाले को भी किया, इससे ऊपर वाले 2 को भी किया। ये 4 दिख रहे हैं आपको, इसके पीछे भी 4 है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टूड। आप जिस कमरे में बैठे हैं ऑब्जर्व करके देखना, जिस कमरे में बैठे हो एक वो कमरा
कमरा लेना, एक उसके बगल वाला लेना, और इन्हीं दो कमरों से चिपके हुए बिल्कुल आपके पीछे भी दो कमरे होंगे, तो नीचे का बेस मान लो 4 का है। ऐसे ही 4 कमरे ऊपर भी हैं, तो वो जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितनी जगह गया, 8 कमरों में गया, तो उसका इस कमरे में कितनी भागीदारी हुई, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इन पर यूनिट सेल, इस कमरे में कितना कंट्रीब्यूशन है, इस यूनिट सेल में इस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, इट इज 1/8। मतलब कि जो 8 कमरे हैं उसमें एक ही एटम चल रहा है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना बोलोगे आप, 1/8 ही कंट्रीब्यूशन होगा इसका। तो ऐसे देखिए 8 एटम्स हैं, लेकिन इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना दिखाई दिया आपको, 1/8, सिर्फ 8, मतलब कि एक एटम का 8वां हिस्सा सिर्फ इसके अंदर आया है, बाकी तो सब में बट गया। इसी तरह से इसका भी सेम 1/8 पार्ट आएगा, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, सबका 1/8 पार्ट ही आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, अगर आप सिंपल यूनिट सेल के लिए देखो, फॉर सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में आपको पता है एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं, 8, बट हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम सिर्फ 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल एटम 8 हैं, पर हर एटम ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1/8, सो टोटल एटम इज 1, मतलब कि दिख तो 8 रहे हैं, बट इस कमरे में एटम कितने हैं, सिर्फ 1, क्योंकि हर एक एटम अपना सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। इज दैट क्लियर, आई थिंक, इज इट क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप एक ही चीज ध्यान रखो कि यूनिट सेल जो होता है वो किसी भी एक क्रिस्टल का बेस होता है, और ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो इस तरह से आपका कुछ यूनिट्स जो क्रिस्टल है वो होता है, जिसमें नीचे भी बहुत सारे यूनिट सेल हैं, ऊपर भी है, इसके आगे भी है, पीछे भी है, तो ये पूरा रिपीटिशन में चलता रहता है। और इसमें अगर आप किसी भी पर एटम की कंट्रीब्यूशन निकालने जाए तो वो वेरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि ये अगर एटम है, तो ये तो आप देख ही पा रहे हो क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 क्यूब्स बनाए हैं, तो 4 में तो दिख रहा है आपको कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 4 पीछे बना दूं तो यही सेम उन चारों में भी कंट्रीब्यूट कर जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन अपने वाले यूनिट सेल में कितना हुआ, 1/8। सो द टोटल एटम, देखो अगर आप सबका 1/8 पार्ट ऐड करो तो कुल मिला के इस यूनिट सेल में एटम कितने होंगे, सिर्फ 1, और दिख कितने रहे थे, 8। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अब हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी, और डेंसिटी में आएगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली किसी भी यूनिट सेल में एटम कितने हैं, तो एग्जैक्ट एटम इज 1, जो कि दिख 8 रहे थे बट है कितने, सिर्फ 1। इसी तरह से अब हम अलग अलग के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वन इज फॉर फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड में आप देखिए, ये फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर में कॉर्नर वाले एटम सेम वही हो गए 8। अब फेस पे भी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फेस वाले हो गए। अब अगर मैं सेम आपसे बोलूं कि आप बताओ कॉर्नर पे एटम कितने, सिर्फ कॉर्नर पे, तो सिर्फ कॉर्नर पे कितने, 8। सेम हर एक 8, मतलब हर एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस यूनिट सेल में कितना है, 1/8। तो कॉर्नर का हम अलग निकालेंगे यहाँ पे और फेस का अलग निकालेंगे। तो देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन सेम आपका 1/8 ही रहेगा, एंड टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं आपके पास, 8। सो
इफेक्टिव एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर के बेसिस पे इफेक्टिव एटम कितने आ गए आपके, वही सेम 1/8 इंटू 8 कितना आएगा 1, तो कॉर्नर के हिसाब से तो एक ही है। अब बात करते हैं फेस की। अब फेस की मान लो ये देखिए जैसे ये कमरा है, इस कमरे में ये क्या हो गया, दिस इज योर फेस, ये फेस हो गया आपका यूनिट सेल का। अगर मैं इस फेस में होल करूं, मान लो मैं गड्ढा कर दूं इसमें, तो अब क्या होगा, उस गड्ढे से, वो गड्ढा तो एक ही है लेकिन उससे मैं अंदर से बाहर भी देख सकती हूँ, मैं यहां से बाहर देख सकती हूँ और जो बाहर खड़ा होगा वो अंदर भी देख पाएगा। तो होल तो एक ही है लेकिन उसने कितनी जगह कंट्रीब्यूट किया, 2 जगह, अंदर भी कर रहा है और बाहर भी कर रहा है। तो सेम जैसे ये ऊपर वाला एटम है, इसने इस यूनिट सेल के लिए भी कंट्रीब्यूट करा और जो इसके ऊपर बैठा होगा ये उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब आप देखिए फेस पे एटम कितने हैं, 6, लेकिन हर एक फेस कंट्रीब्यूट अपने यूनिट सेल के लिए कितना कर रहा है, सिर्फ हाफ, क्योंकि एटम तो एक है लेकिन इसने कंट्रीब्यूट 2 जगह कर दिया ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में कितना हो गया, 1/2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, हाफ। आ रही है बात समझ में? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस कितना है, हाफ। एंड टोटल फेस सेंटर्ड एटम, टोटल फेस सेंटर्ड एटम कितने आपके पास, फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6। देन टोटल इफेक्टिव एटम ऑन द बेसिस ऑफ फेस सेंटर्ड कितने हो गए, देखो फेस कितने थे, 6, हर एक फेस ने कंट्रीब्यूट कितना किया, हाफ, तो टोटल कितने हो गए, 3। अब आप देखिए फेस सेंटर्ड में क्योंकि कॉर्नर पे भी एटम है, फेस पे भी एटम है, कॉर्नर वाले के हिसाब से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, मतलब जो एग्जैक्ट एटम है वो कितना है, वो एक ही है सिर्फ। इसी तरह से नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन द बेसिस ऑफ फेस सेंटर्ड कितने हैं, कुल मिला के 3, दिख रहे थे 6 बट एग्जैक्टली हैं कितने, 3। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एफसीसी में टोटल एटम कितने हो गए, 3 तो फेस वाले हो गए और एक कॉर्नर वाला हो गया, तो टोटल एटम कितने हो गए, 4। द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इज 4। इज दैट क्लियर? इसी तरह से सेम हम बीसीसी का निकालेंगे। देखिए बीसीसी का और भी सिंपल है। अब आप मुझे बताएंगे, ये देखिए आप बीसीसी बना लो, बीसीसी तो और भी सिंपल है। इसमें क्या होता है बताइए, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और कहाँ होते हैं, बॉडी में होता है। तो अब आप देखिए कॉर्नर वाले का सेम कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1, मतलब टोटल 8 हो गए, हर एक ने कंट्रीब्यूट कितना किया, 1/8, तो टोटल मिला के नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए, 1। सो फॉर बीसीसी कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 1/8। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्नर के बेसिस पे इफेक्टिव एटम कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 × 1/8 जो कितना आएगा, 1। अब अगर मान लो ये कमरा है, इस कमरे के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है, मैंने क्रिस्टल बना लिया बहुत बड़ा, मेरे पास बहुत सारे यूनिट सेल है उसमें, इधर उधर सारे में, लेकिन ये एक कमरा है। जैसे मान लो मैं बहुत सारे कमरे मिलाऊं तब जाके मेरे पास एक क्रिस्टल आएगा, तो बहुत सारे कमरे ना लेके मैं सिर्फ एक कमरा ले लूं, इस कमरे के बीच में मैंने एक एटम रख दिया, तो वो बीच में रखा हुआ एटम क्या ऊपर वाले को कोई कंट्रीब्यूशन देगा, नीचे वाले को देगा, इधर वाले को देगा या इधर वाले को देगा, किसी को देगा, सोचिए। कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बताइए कि क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये सेंटर्ड एटम है,
दिस इज योर सेंट्रल एटम। अब क्योंकि ये बीचों बीच रखा हुआ है तो आप दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि बीच में है, तो बीच में ना तो ये वाला यूनिट सेल इसके कांटेक्ट में है, ना ये है, ना ऊपर है, ना नीचे, जिसमें ये है वही कांटेक्ट में है बस इसके। तो ये कॉर्नर जो सेंट्रल एटम है ये अपने ही यूनिट सेल के लिए सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बाकी किसी के लिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू बॉडी सेंटर्ड एटम कितना है 1। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने आ गए अब आपके? कॉर्नर से आपको कितना मिला था? कॉर्नर से कितना मिला 1 और बॉडी से कितना मिला 1, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इज 2। तो बुक में आपके सिर्फ 3 ही है, एंड और एच वाला नहीं है। फिर भी मैं जब लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी उसमें मैं आपको कुछ एज और एंड्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम्स कितने थे आपके? ओनली 1, क्योंकि वहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने थे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने आए आपके? देखो कॉर्नर वाला 1 था, फेस वाले 3 थे, कुल मिला के कितने आए 4। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आया है आपका? कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आए हैं आपके? 2। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जो आपको कैलकुलेशन में आगे काम आएगा। ऐसे कैलकुलेट आपको कब काम आता है? ये जो कैलकुलेशन है जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हमारे पास यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स है, एक ए है एक बी है, ए कॉर्नर पे रखा हुआ है, बी फेस पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ दैट यूनिट सेल। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए कि यूनिट सेल में जब कोई एटम कहीं पे प्लेस होता है तो उसका उस यूनिट सेल में कितनी भागीदारी उसकी होती है, कितनी हिस्सेदारी उसके अंदर होती है, तब आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको समझना जरूरी है। और सीधा ये तो आप याद भी रख सकते हो सीधा सीधा कि सिंपल वाले में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1, फेस सेंटर्ड में कितने 4 और बॉडी सेंटर्ड में कितने 2। तो इसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।